सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और ये डेंटल सर्जन के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। डेंटल सर्जन का एग्जाम अभी होने वाला है आपका बेसिकली 22 मई को, इसलिए 22 मई के इस एग्जाम में आपको ये टॉपिक डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप प्रयास करें। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था कि तकरीबन तकरीबन यहाँ पे यदि हम ब्रैकेट की बात करें कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो आपके जीएस से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इस 50 क्वेश्चन में देखा जाए तो लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी लेवल होते हैं। मतलब लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बन ही जाएंगे। दैट्स पॉसिबिलिटी। मतलब आपने उस टॉपिक के बारे में आपको जरा से भी जानकारी है तो आपसे बन जाता है। मतलब इन केस आपने उस चीज को नहीं पढ़ा है तो भी कई बार बन जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि चरण पादुका हत्याकांड कहाँ पे हुआ, तो यदि आपने थोड़ा सा ही पढ़ा अपनी किताब को तो आप बता देंगे छतरपुर में हुआ। या आपसे पूछा जाए आप लोगों से डायमंड कहाँ पाया जाता है, तो पन्ना में पाया जाता है। इतने आसान क्वेश्चन की मतलब छोटा सा बच्चा भी रिप्लाई कर दे। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट लेवल होते हैं। मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें तो तकरीबन 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका ये है कि आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ अमरकंटक कौन सी रेंज में है, तो आप बताएंगे वहां पर कि हाँ ये मैकाल रेंज में है। आपसे पूछा जाए रीवा के रीजन में या रीवा का जो रीजन है बघेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी रेंज पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कैमूर रेंज है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये आमतौर पे आप मॉडरेट लेवल कह सकते हैं कि मतलब आपको टॉपिक की यदि जरा से भी इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको डिटेल में हल्का सा पढ़ा है, तो आपने 2-4 बार रिवाइज किया तो बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यहाँ पे यदि आप काम करें, यहाँ पे तकरीबन ऐसे है कि आपने यदि 10-15 टॉपिक को यदि आपने ऐसे फिक्स कर लिया कि इन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन वहां से बड़े आराम से बन जाते हैं। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 15 टॉपिक कौन कौन से करने चाहिए आपको, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन 20% 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट लेवल होते हैं। मतलब यहाँ पे यदि हम देखें 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डिफिकल्ट रहेंगे, मतलब उनसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही पूछा गया था कि भोज के कौन से कवि ने बेसिकली जैन धर्म को अपना लिया था। अब ये चीजें रिप्लाई करना इस डैम डिफिकल्ट टास्क, ये रिप्लाई करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। या आपसे कोई पूछ लिया जाए, कोई टेढ़ा बेड़ा कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाँ चलो बताओ कि ये डायनास्टीज में ये राजा कौन था, ये राजा इस डायनास्टी से बिलोंग करता है, किस डायनास्टी से बिलोंग करता है। ये जो राजा बहुत फेमस है तो आपसे बन जाएगा। यदि वो राजा ऐसा है कि उसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं है तो रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, इससे बहुत ज्यादा परेशान होना भी जरूरत नहीं है। लेकिन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में यदि आपने तकरीबन 15 टॉपिक को ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वहां पे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन ये तभी बनेगा जब आप बार बार रिवाइज करें, कम से कम 3-4 बार रिवाइज करके जाएंगे तभी वो बनेगा। अदरवाइज आप ये सोचिए बहुत हल्के से ले लीजिए तो फिर नहीं बनेगा। तो 15 टॉपिक कौन कौन से आपको करके जाना है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर डायनास्टीज मध्य देश में, इसमें देखा जाए तो जो मेन डायनास्टीज है जैसे होलकर है, सिंधिया है, जो इनके मेन रूलर्स हैं उनका नाम आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में आप डायनास्टीज को पढ़ते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। करना चाहे आप कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप रिवाइज करके जाइए, मैंने क्लास में कवर भी कर रखा है, यू कैन गो थ्रू दैट वन। लेकिन ये टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग है। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है, इसको एक भी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हाँ, मेन डायनास्टीज को आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यदि है, आपको लगता है कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये टॉपिक काफी आसान है। इससे बहुत सारे इवेंट्स में जैसे झंडा सत्याग्रह है, जंगल सत्याग्रह है, चरण पादुका हत्याकांड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो बन जाते हैं। इस टॉपिक को आप आइडेंटिफाई कर लें कि यहां से जो क्वेश्चन आएंगे इसको आप कर सकते हैं। तो मध्य देश का जो 1847 के बाद जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम मूवमेंट में, उसके बारे में हल्की सी आप पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करेंगे तो यहां से पॉसिबिलिटी है 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश हमेशा डिफिकल्ट टॉपिक होता है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक कलाएं, सब कुछ पूछ लेता है। लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, लोक संगीत है ना, ऐसे जो भी जितना भी बनता है, लोक चित्रकलाएं हैं, सब कुछ पूछ लेगा। मे भी डिफिकल्ट हो सकता है, हालांकि मैं कहूंगा यदि आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप इसको रिवाइज जरूर करें। यहां से क्वेश्चन आते हैं और बन जाते हैं। लेकिन फिर भी इन केस आपने इसको कभी नहीं पढ़ा है तो आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में यदि आप पढ़ते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण ट्राइब जनजातियां, जैसे आपका जनजातियों में भील जनजाति है, तो भील में कई सारी सब जातियां जैसे भिलाला है, पटेलिया है, रथियास हैं। तो ये चीज़ों को यदि आप रिवाइज कर लें तो ये बन जाती हैं आमतौर पर। यहाँ पे कौन सा इनका प्रणय पर्व है, भगोरिया पर्व है, ये क्वेश्चन पूछा आता है तो बन जाएगा। आपसे पूछा जाए भगोरिया किसका प्रणय पर्व है, तो आप बताएंगे भील जनजाति का है। तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे तो ये बन जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है। मेन फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट में बता चुका हूँ, ये डिफिकल्ट टॉपिक है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। वैसे मैं कहूँगा कि आप इन्हें यदि एक बार पढ़ा है तो उसको रिवाइज 2-3 बार करके जाइए।
कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं कई बार, है ना। लेकिन फिर भी इन केस आपको लगता है तो आप इसको चाहे तो इसके भी कर सकते हैं। लेकिन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ये टॉपिक आसान है, यहाँ से बन जाते हैं, इसको बार बार रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड द लिटरेचर, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। जो लिटरेरी फिगर्स हैं तकरीबन 10 से 12 आपको पढ़ने हैं, और ये 10 से 12 लिटरेरी फिगर्स को आप बार बार यदि रिवाइज करें तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। और जो उनकी लिटरेचर है, लिटरेचर बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, 4-5 लिटरेचर हर किसी के हैं, यदि आप रिवाइज करते रहेंगे बार बार तो इसको बड़े आराम से इस टॉपिक को आप कैच कर सकते हैं। मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश में हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कहूँगा जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, केव्स हैं, इसको थोड़ी सी आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, जैसे कि जो हमारे हेरिटेज साइड हैं, जैसे खजुराहो है, भीमबेटका है, या अपना राइज बेसिकली सांची है, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी गुफाएं हैं, तो मेन जो चीज़ें हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप आ जाइएगा। यहाँ पे बहुत सारी जो किलाएं हैं, वो एक एक किला आप लोग पढ़ने लग जाते हैं, उतना परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, मेन जो किला है, जैसे मांडू की बात करें, वहाँ पे जहाज महल है, वहाँ पे असरफी महल है, रानी रूपवती महल है, ऐसे जो मेन है इनको आप पढ़ लीजिए। बाकी को बहुत ज़्यादा डिटेल में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, खजुराहो के बारे में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे टेम्पल हैं, कंदरिया महादेव टेम्पल है ना, किसने किसको बनवाया है, तो ये थोड़ा सा 1-2 बार क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना। कई बार लोग इतने डीप में चले आते हैं कि एक एक चीज़ रटने लग जाते हैं, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक चीज़ें आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर बन जाता है। इसमें तकरीबन 10 से 12 पर्सनालिटीज होती हैं मध्य प्रदेश की, उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन वो देखना पड़ता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं, या हमारे बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी हैं। इन चीज़ों को आप बार बार यदि रिवाइज करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। तो आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि बाकियों में क्या है, यदि ऑब्वियस सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि आप इसको रिवाइज करेंगे तो यदि यहाँ से हल्का मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आपसे बन जाएगा, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, फॉरेस्ट वाला टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, इसमें नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरी, सब पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो आप बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ी फोकस कर लेना, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कब स्थापित किया गया, यदि आप इसको पढ़ लें तो अच्छी बात है। टाइगर रिजर्व कौन कौन से देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में मत जाना कि सारी सेंचुरी आप याद करने लग जाओ, बिकॉज क्वेश्चन एक ही आना है यहाँ से। आप यदि बहुत ज्यादा स्ट्रेस करोगे तो वो चीज कई बार प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो एटलीस्ट बड़ी सेंचुरी कौन सी, छोटी सेंचुरी कौन सी है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, इतना मुश्किल आप देख लेना, बहुत ज्यादा डीप में मत जाना। माउंटेन की बात करें, ज्यादा है नहीं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में तकरीबन 10 से 12 रिवर्स हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपके लिए। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उद्गम कहां से होता है, किस नदी से जाके मिलती है, बस। और ये बहुत ज्यादा डीप में पूछ लिया गया कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, मतलब कौन से जिले से पास करती है। देखिए मैप में हालांकि मैंने आप लोगों को दिखाया है, लेकिन केस तब भी ट्रिकी लगता है, तो उसको फिर आप क्या कर सकते हो, वो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू लिव दैट क्वेश्चन। लेकिन इन जनरल ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, ये चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। मिनरल रिसोर्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये टॉपिक जरूर कई बार हम रिवाइज नहीं करते हैं, इसको रिवाइज किया जाए तो यहां से आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ही बना सकते हो। ऐसा आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहां पाया जाता है, अगर गांव की माइन बड़ी फेमस है। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है, बैतूल फेमस है, जो पेंसिल की लीड में इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे मोटी कोल की लेयर कहां पाई जाती है, 136 मीटर कोल की लेयर सिंगरौली में है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसको यदि 3-4 बार रिवाइज किया जाए तो ये टॉपिक बन जाते हैं, तो इसको थोड़ी सी आप यहाँ पे अटेंशन देना। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, देखिए यहाँ पे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में यदि आप वैसे बात करो, सोलर एनर्जी की बात करो, सोलर एनर्जी में जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हैं, जैसे रीवा का अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है, आप नहीं पढ़ोगे तो भी बन जाएगा। ओमकारेश्वर डैम में जो 73वां सोलर प्लांट स्थापित किया गया 600 मेगावाट का, वो भी बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक हैं वहां पे तो बन जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में यदि आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी आप देख लेना थोड़ा सा। मेन इरिगेशन पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, इसको जरूर करके जाना आप। मध्य प्रदेश में तकरीबन 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका नया नामकरण हुआ है उसको पढ़ लेना। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को जरूर पढ़ लेना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। इसमें गवर्नमेंट कितना बजट में एलोकेशन किया है, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, 2-3 के जो नाम है उनका नाम जरूर आप पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ना। चलिए, तो यहां पे फोकस किसको करना है, माउंटेन्स को ज्यादा फोकस करना है, रिवर्स को फोकस करना है, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश को फोकस करना है, और साथ में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसको फोकस करना है, ठीक है। चलिए, अगला है पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश में जो बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कौन किसकी शपथ दिलाता है, बहुत ज्यादा आर्टिकल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो नहीं बनेगा। पंचायती राज मध्य प्रदेश, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने के लिए है,
इसमें जो बेसिकली कमेटीज की बात करें, कौन कौन सी कमेटी पंचायती राज सिस्टम में बनाई गई थी, हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम में बेसिकली क्या सिस्टम काम करता है, बेसिक बेसिक चीजें मैंने आप लोग को पढ़ाई है, तो ये चीजें आपसे बन जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की बात करें, कौन से आर्टिकल में है, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में है, एज ऑफ नो कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट है, फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट कौन सा है, तो ये चीजें आपसे डिस्कस किया है, तो ये चीजें आपसे बन जाएंगी यदि आप इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे तो, है ना। तो इस चीज को रिवाइज करने लायक है, यदि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपसे बन जाएगा। बाकी सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, इसको यदि आप रिवाइज करेंगे तकरीबन 1 या 2 पेज में है, यदि आप इसको 3-4 बार रिवाइज करके जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बहुत कुछ करने के लिए है, इससे बजट पढ़ने के लिए, इकोनॉमी सर्वे पढ़ने के लिए है। हालांकि मध्य प्रदेश का जीडीपी कितना है ये पढ़ लेना आप, मध्य प्रदेश का जो बजट एलोकेशन इस बार कितना किया गया ये पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट जो पॉलिसीज हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश में जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया कौन सी कहाँ पे है, ये थोड़ी सी आपको पढ़ करके जाना होता है। यदि आप इंडस्ट्रियल एरिया का टॉपिक करके जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। जैसे मोहना औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, आचार्यपुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, लेहगढ़ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये जो इंडस्ट्रीज का वाला टॉपिक है इसको थोड़ी सा आप करके जाना। ये टॉपिक यदि आप इसको रिवाइज करते जाओगे तो बड़े आराम से बन जाएगा, मतलब इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। एग्रीकल्चर की बात करें, ये थोड़ा वाइड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो टॉपिक मैंने बताया पंचायती राज सिस्टम, सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, मेन इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, इसको यदि आप करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो बड़े आराम से इस टॉपिक में आप स्कोर कर सकते हो और यहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट वन। अगला टॉपिक है हमारा करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जो हमने डिस्कस किया है इसको आप रिवाइज करके जाना, कई बार अवार्ड्स को रिवाइज करके जाना। अवार्ड्स भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए, जैसे एकलव्य अवार्ड हो गया, विश्वामित्र अवार्ड हो गया, इसके अलावा विक्रम पुरस्कार हो गया, तो इनको थोड़ी सी आप रिवाइज करके जाना, यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, यदि ये आप कर ले आते हैं, जैसे आप लोगों से पूछा तीरंदाजी एकेडमी कहां पे है, ये आपके जबलपुर में है, तो ऐसे स्पोर्ट कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट जो है तकरीबन 10 हैं, इनको जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपसे बन जाएगा। और यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन बन ही जाता है, तो कोशिश करें इसको रिवाइज करें। तो इस पोर्शन को आपको ज्यादा वेटेज देना है, बाकी चीजों में बहुत परेशान नहीं होना है। वेलफेयर स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश को जरूर एक बार रिवाइज करी जाएगा, जो मेन स्कीम है, तकरीबन 10 से 12 मेन स्कीम है, उसको आप यदि आप करेंगे तो वहां पे बन जाएगा। इसको ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं क्लास में, तो जो मेन स्कीम है उसके बारे में मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है ना, तो उनको यदि आप करेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। नाउ फेमस पर्सनालिटीज ऑफ प्लेसेस में जैसे कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे मुस्कान किरार का नाम इंपॉर्टेंट है, या ऐसे पर्सनालिटीज का नाम जिनका नाम ने आपने पढ़ा है तो वंडरफुल, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में कई बार किताब में डिस्कस किया आता है तो उसमें परेशान होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। बाकी करना तो सारा ही आपको, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि यहां पे ज्यादा स्ट्रेस करने की आवश्यकता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक जो है काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन कई बार डिफिकल्ट आ जाते हैं, वो नहीं बनते हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं और फाइनली रिजल्ट होता है कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है। लेकिन कंप्यूटर से क्वेश्चन सिंपल होते हैं। कंप्यूटर में कौन कौन सी जनरेशन है, 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन में कौन कौन सी चीजें हुई ये आप पढ़ लेना। कंप्यूटर में जो हमारे कंप्यूटर के जनक कौन है, फिर मॉडर्न कंप्यूटर के जनक किन्हें बोलते हैं, या हमारी कंप्यूटर में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ये बेसिक चीज जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई है उतना आप रिवाइज कर लेना, इतने से आपका काम हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आईटी एक्ट वगैरह है, उससे पढ़ सकते हो आप, वहां से थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, जैसे भारत में पहली बार जो कम्युनिकेशन है वो जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो पहली बार किसके किसके बीच में हुआ, ये क्वेश्चन बन जाता है। इसको क्लास में मैंने कई बार डिस्कस भी किया है ना। या भारत में पहली बार इंटरनेट की सर्विसेज किसने शुरू किया है, ये क्वेश्चन आमतौर पर बन जाएगा आपसे यदि आप हल्का से रिवाइज करोगे तो। रोबोटिक्स की बात करें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि आप बिल्कुल एक रोबोट पढ़ने लग जाओ, पूरी हिस्ट्री पढ़ने लग जाओ। ह्यूमनॉइड रोबोट भारत के कॉन्टेक्स्ट में या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में जैसे सोफिया वगैरह हैं, इनको आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है ये पढ़ लेना आप लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हल्का रोबोटिक्स जैसा ही है, तो मेन जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको आप पढ़ के जाना, इतने से आपका काम हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन बन जाते हैं इस समय, जैसे फिशिंग है, विशिंग है, स्मिशिंग है, यहां से बन जाता है। हैकर क्या होता है, क्रैकर क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर्स क्या होता है, व्हाइट हैट हैकर्स क्या होता है, ये चीजें आप पढ़ के जाना है ना, ये चीजें बन जाती है। ई गवर्नेंस में यहां पर जो गवर्नमेंट के जो मेन इनिशिएटिव है ना, डिजिटल इंडिया कैंपेनिंग के अंतर्गत, ये चीजें मैंने आप लोगों से तकरीबन 10 से 12 स्कीम के बारे में डिस्कस किया है, इनको हो सके तो रिवाइज करके जाना। यहां पे क्वेश्चन जैसे प्रगति है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, तो ऐसी चीजों को यदि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। तो ई गवर्नेंस की ऐसी चीजों को आप स्कीम को यदि आप रिवाइज करेंगे, 2-4 बार रिवाइज करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भले हो सकता है आप तुरंत रिप्लाई ना कर पाए, लेकिन क्लिक कर जाता है, तो यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा। इंटरनेट सोशल नेटवर्क साइट में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ इनिशिएटिव कैसे हुआ है ये चीजें बेसिक से आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डीप में मत जाना। ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स में जरूर हमारा जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कौन सा है,
बिजनेस टू कस्टमर कौन सा है, तो इसके 2-4 जो एग्जांपल्स हैं उसको आप कर लेना, बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे तकरीबन 15-16 टॉपिक्स हैं। इन 15-16 टॉपिक्स में यदि अपनी पढ़ाई को रिवॉल्व करेंगे और साथ में इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो पॉसिबिलिटी यहाँ से बन जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपका जो मेन टॉपिक है वो भी छूट सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि आप यदि इतना डिटेल में जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप हो सकता है उतना परफॉर्मेंस वहाँ पे कर नहीं पाए। तो एटलीस्ट जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है वो आपसे बन जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, आपको अभी फिलहाल इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में फोकस करना है। डिफिकल्ट लेवल यदि आपने किसी टॉपिक को ज़्यादा कर लिया है तो हो सकता है बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस वन। लेकिन इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो फाइनली आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। आई एम श्योर गॉट द पॉइंट। तो ये रहा डिस्कशन को भी वाइंड अप करते हैं। लेकिन यस, बाकी जो डेंटल वाला पार्ट है उसमें भी आप प्रयास करें कि वहां पे भी आप ऐसे कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लें और उसको बार बार रिवाइज करें। अब नए टॉपिक्स में जंप करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुराने टॉपिक हैं और लगता है कि इसका सिलेबस बहुत वाइड नहीं है और वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं तो उसी को आप बार बार रिवाइज करें। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग नई चीज़ों में एडवेंचर करते हैं और पुरानी चीज़ें जो हमने पढ़ रखी हैं उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो पुरानी चीज़ें भी छूट जाती हैं, नई चीज़ें भी छूट जाती हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है, पुरानी जो हमने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करना है और अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है विश्वास रखना है कि आप परफॉर्म कर जाएंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। तो चलिए डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं। यदि आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।